फ्रेंड्स, मैं रोहित तिवारी आपके अपने YouTube चैनल जय आदर्श ट्यूटोरियल्स पर आज मैं कक्षा 10 एनसीईआरटी की फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाने जा रहा हूँ, जो कि एक्सरसाइज के भी हैं तथा बीच बीच में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हैं। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 10 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12 में भी थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दिया है, तो ये न्यूमेरिकल है, तो दोनों कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोनों कक्षाओं के लोग इसे देखें। चलिए, तो एनसीईआरटी कक्षा 10 के पेज नंबर 185, 188 एंड 194 को आज मैं समझाने वाला हूँ, जो इसमें क्वेश्चन है। तो दोस्तों 185 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है। पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। तो दोस्तों आप जानते हैं अवतल दर्पण में कोई भी प्रकाशीय किरण जो होती है, अवतल दर्पण में कोई भी अगर प्रकाशीय किरण है, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरण कहाँ से जाती है? फोकस से, फोकस से जाकर के टकरा जाती है दोस्तों। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा यही हुआ कि ऐसा दर्पण जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर ये उत्तल दर्पण का पूछता है तो आप कहते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण में क्या होता है एक्चुअली कि जो मुख्य अक्ष हो गया, ये समांतर चल रही है अगर किरण, तो ये ऐसे मुड़ती है, यानी इस तरीके से परावर्तित होती है कि जैसे मानो ये फोकस से होकर के आ रही है, जिसका फोकस ही हो गया। तो दोनों के मुख्य फोकस की परिभाषाओं में थोड़ा सा अंतर है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है, और जिस बिंदु पर मिलती हुई या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो उत्तल दर्पण का फोकस है दोस्तों। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों? तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दिया। खैर कौन सा दर्पण है, इस दर्पण की चर्चा नहीं किया है, सिर्फ गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है। तो मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। सॉरी, कितना सेंटीमीटर है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दिया है, तो चलिए 20 सेंटीमीटर हम रख लेते हैं। और फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या होता है फार्मूला? फोकस बराबर r/2। तो आप क्या रखेंगे? 20/2, तो कितना आया? 10 आया दोस्तों। अब इसी में थोड़ा सा लॉजिक है, सिर्फ गोलीय दर्पण का है तो आप चिन्ह का ध्यान नहीं दे रहे दोस्तों। अगर ये कह देता अवतल दर्पण है तभी इसकी फोकस दूरी 10 ही होती, परंतु अवतल दर्पण के लिए ये फोकस हमें किसी में लेना पड़ता माइनस में, और क्वेश्चन में यही कह देता कि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए ये हमें फोकस दूरी किस में तब बताना पड़ता? प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का नाम बताइए कि जिसमें सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऐसे दर्पण का या गोलीय दर्पण का नाम बताना है जिसमें सीधा तथा आवर्ती प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर है दोस्तों अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। क्यों ऐसा है? क्योंकि अवतल दर्पण में वैसे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। देखिए, ये इसका फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया, ये ध्रुव हो गया। हम जानते हैं कि जब तक अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस की बाईं ओर रखते हैं, यानी यहाँ पे रखें, C और F के बीच में, C में रखें, C और अनंत के बीच में रखें, तो प्रत्येक स्थिति में इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और जैसे ही वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं तो इसका हमें कैसा प्रतिबिंब बनने लगता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे दोस्तों। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। ये ऐसे लेयर बढ़ाते हैं तो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अगर वस्तु AB यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा? A' B'। इसका आभासी और वस्तु से बड़ा तथा आवर्ती प्रतिबिंब बन जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, आया ना समझ में? चलिए, AB वस्तु हो गया, इसका क्या हो गया? A' B' आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। और यही अगर उत्तल दर्पण रहता तो उत्तल दर्पण में भी हमें कैसा प्रतिबिंब बनता? आभासी प्राप्त होता, मगर आभासी होने के साथ साथ ये हमें कैसा मिलता? वस्तु से छोटा। मुख्य अक्ष के समांतर चला, ये कहाँ से जाएगा? फोकस से, और फोकस से जाने वाला ये किरण क्या हो जाएगा? अवतल के बाद उत्तल दर्पण लेना है। कैसा दर्पण लेना है? उत्तल दर्पण। ये वस्तु AB हो गया, ये समांतर गया, ये क्या हो जाएगा?
फोकस से आता हुआ प्रतीक, उसके बाद यहाँ पे वक्रता केंद्र इसका सी ले लेंगे, यहाँ चलेगा ये, तो क्या होगा, उसी को वापस लौट करके आता हुआ प्रतीक होगा। तो यहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है परंतु आवर्धित नहीं, वस्तु से छोटा बनता है। और अगर मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित, यानी वस्तु से बड़ा और सीधा। तो जो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि उस गोली दर्पण का नाम बताइए जिसमें सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब किसमें प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण की तुलना, मतलब कि उत्तल दर्पण का ही क्यों प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका आंसर ये है कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसी कारण साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों, जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए आप साइड मिरर में उत्तल नहीं अवतल लगा दिए, कैसा दर्पण का यूज कर लिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र सी है। हम जानते हैं कि जब तक वस्तु कहाँ रहेगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बाहर इस साइड, तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। समांतर गया तो कहाँ जाएगा, फोकस से लेकर के जाएंगे, क्या हो गया, समांतर हो गया। हमें यहीं पे प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब तो प्राप्त हो जाएगा उत्तल दर्पण में, मगर कैसा प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा। और कभी वस्तु से छोटा प्राप्त होगा और कभी वस्तु से बड़ा और आभासी भी प्राप्त होगा। तो हमें साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें अधिकतर उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। चलिए उत्तल दर्पण के स्थान पे अगर हम लोग ऐसे दर्पण का प्रयोग कर लें, अवतल दर्पण के स्थान पे उत्तल दर्पण का, तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमें। यहाँ पर ये सी हो गया, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए वाहनों में साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग न करके उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे वस्तु का सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा। और वाहनों के साइड मिरर में लिखा भी रहता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दी अपीयर, यानी शीशे में आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं, वह वस्तु जितना महसूस हो रहा है पास या दूर उतना नहीं है। होता क्या है उत्तल दर्पण में, जैसे कि वो एक वस्तु ले लिया है, या सपोज करिए कि साइड मिरर आप लिए हैं और एक ट्रक है जो कि आपसे 500 मीटर की दूरी पर है। तो 500 मीटर की दूरी पे जब ये ट्रक रहेगा तभी उत्तल दर्पण में इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। ये तो यहाँ से चला, ये क्या हो जाएगा, इधर आया, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो वक्रता केंद्र सी से आया उसी पर क्या हो गया, वापस लौट गया। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में। यानी वाहनों में जो साइड मिरर लगा, ट्रक चाहे 500 मीटर की दूरी पर हो, चाहे वो क्या हो 200 मीटर की दूरी पर हो, चाहे वो 300 मीटर की दूरी पर हो, प्रत्येक कंडीशन में इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है। तो जो वाहन चालक या ड्राइवर होंगे उन्हें यह आभास नहीं होगा कि जो ट्रक है वो हमसे दूर है कि पास है, इसीलिए यानी आपको सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए मिलेगा, वस्तु से छोटा मिलेगा। छोटा मिल रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, चलिए छोटा, मगर ये इसके सही एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता चलता है, इसीलिए सावधानी के रूप में मिरर पे लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर। यानी शीशे में जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं और आपको जो उसकी दूरी समझ में आ रही है, महसूस हो रही है, वो वास्तविक दूरी से भी क्या है, अधिक है।
यानी वो काफ़ी पास आ गई है। आपको जो भी महसूस हो रहा है उसका पोजीशन, क्योंकि हर कंडीशन में यही है, तो आपको लगेगा कि नहीं ट्रक उसी पोजीशन में है, जबकि ट्रक धीरे धीरे कहाँ आ गई, पास आ गई। तो इसलिए सावधानी के रूप में लिखा रहता है। इसके निराकरण में हम नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण लगा देंगे तो कभी इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, कभी सीधा बनेगा, कभी बड़ा बनेगा, तभी हमें इसका सही स्थिति जानकारी नहीं होगा। इसी वजह से वाहनों में साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण की जगह पे उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पेज नंबर 185 एनसीईआरटी क्लास 10 का जितना भी आंकिक प्रश्न था वो मैं बता दिया। अब हम चलते हैं पेज नंबर 188। पेज नंबर 188 188 नंबर में दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 188 पर, वो आपका है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी वक्रता त्रिज्या आपको दे दिया और आपसे फोकस दूरी पूछ रहा है। दर्पण की भी जानकारी दे दिया है, उत्तल दर्पण है दोस्तों। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसे कैसे हल करेंगे? रिलेशन आपको पता ही है कि यह बराबर क्या होता है, r/2। r की जगह पे क्या रखेंगे, 32/2, 16 आ गया। चिन्ह परिपाटी में ध्यान देना पड़ेगा। अगर दर्पण की बात करेगा, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +16। सेम ये न्यूमेरिकल वैल्यू रहता, अवतल दर्पण जगह अवतल दर्पण कर देता तो हमारा आंसर 16 ही रहता, मगर वो क्या किसमें आ जाता, माइनस में आ जाता। और अगर सिर्फ गोली दर्पण करता, अवतल या उत्तल की यानी जानकारी हमें क्वेश्चन में न देता, छिपाता, तो हम सिर्फ 16 लिख करके छोड़ देते, 16 सेंटीमीटर, तभी हमारा आंसर सही रहेगा, वो गलत नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो ये आपका था पेज नंबर 188 का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी भी है। दूसरे क्वेश्चन का जो आपका ट्रिक है वो आवर्धन के सूत्र से है, रेखीय आवर्धन का सूत्र। एक बार रेखीय आवर्धन के सूत्र को हम लोग समझ लेते हैं। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर -b/u, यानी दर्पण का आवर्धन बराबर माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। तो अवतल दर्पण की बात किया है तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, इसकी फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। देखिए ये सी हो गया। वस्तु की दूरी, फोकस दूरी नहीं, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया है। ये यहाँ पे वस्तु मैं ये भी रख लिया। समांतर चलने वाला किरण ये है, ये कहाँ से गया, फोकस से। उसके बाद ये परावर्तन आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण से यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना। वो हमें अभी लगाने के बाद ही, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि वास्तव में इसकी स्थिति क्या है। हाँ, क्वेश्चन में ये प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी पूछ रहा है, बी आपसे पूछ रहा है, जबकि आवर्धन 3 दिया है, 3 गुना। क्वेश्चन में आपको यू दे दिया दोस्तों -10, आवर्धन 3 दिया है। आप सोचेंगे प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो आप इसमें क्या वास्तविक दिया है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, नेगेटिव होता है, किसे हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और बी की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। जब इसी फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर -b/u, m की जगह पे क्या रखेंगे, -3, v हमें क्या करना है, फाइंड करना है, u की वैल्यू -10, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो -b हो गया। इस साइड आ जाएगा तो क्या हो गया, -30। अब -30 का मतलब क्या हुआ दर्पण में, कि -30 होने का मतलब कि जो वस्तु हम रखे हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा। और वैसे भी वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, दर्पण के सामने ही बनता है, इसलिए निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। और यदि यही क्वेश्चन जो 3 गुना वास्तविक कहा है यही 3 गुना आभासी कह देता, तो पूरा आपका फिगर चेंज हो जाता। जो सामने बन रहा है प्रतिबिंब वो कहाँ बनने लगता, दर्पण के पीछे बनने लगता, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो है, आप जो -3 रखे हैं दोस्तों उसे क्या करेंगे, +3 कर लेंगे। तो चलिए, नहीं पूछा है खैर आभासी के लिए, जरा आभासी में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बस यहाँ पे क्या रखेंगे, 3, तो यहाँ पर भी 3, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो किसमें आएगा वैल्यू, प्लस में।
और प्लस का मतलब कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा दाईं ओर बनेगा, अर्थात दर्पण के पीछे बनेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वास्तविक कह देगा तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस में, आभासी कर देगा तो किसमें लेना पड़ेगा, प्लस में। और आप याद ही रखिए चिन्ह परिपाटी नियम में समझाया था कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन की वैल्यू नेगेटिव लिया जाता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब के लिए किसमें लिया जाता है, पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कहिए तो इमेज भी बना दें, चलिए इमेज भी समझा देते हैं कि जब आपका ये B30 बनेगा तो किधर बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा दोस्तों, दर्पण के पीछे बनेगा, अर्थात इस कंडीशन में जो वस्तु हो जाएगी, वस्तु उस अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगी। क्वेश्चन में नहीं पूछा है, थोड़ा सा ऐसे निकाल करके आपको समझा दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, यहाँ पे अगर वस्तु रख देंगी, इसकी यहाँ से दूरी अगर 10 रहेगी तो आप जानते हैं इसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी समांतर गया तो फोकस से वक्रता केंद्र C से जाएगा तो C पर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। अब सामने इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो आगे नहीं मिलते हैं, तो इसे बढ़ा देते हैं, कहाँ मिलता है, पीछे मिलता है। तो यही A डैश B डैश हमारा प्रतिबिंब बन गया, 3 गुना इससे ज्यादा बड़ा बनेगा, और इसकी यहाँ से जो दूरी रहेगी वो +30 है। ठीक है, तो बहुत ही आपको समझ करके बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना पड़ेगा कि जब वास्तविक प्रतिबिंब देता है तो हमें क्या लेना पड़ता है, माइनस में उसके साइन को, आवर्धन के साइन को। जब आभासी प्रतिबिंब करता है तो आवर्धन के साइन को हमें किस में लेना पड़ता है, प्लस में लेना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए इसमें दो ही क्वेश्चन था खैर इस पेज पे, जिसमें हम क्या किए कि वास्तविक आभासी दोनों लेकर के आपको अच्छे से समझा दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं पेज नंबर 194 पे, जो कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन को मैं समझाया था, स्नेल का नियम क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, उनके फार्मूले क्या हैं। तो चलिए इसी बेस पे हम सबसे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं दोस्तों। अब पेज नंबर 194 एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन नहीं है, अभी जो बीच बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं समझा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए 194 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वायु गमन करते हुए प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर होगी। तो आप जानते हैं पहला क्वेश्चन 194 का पहला क्वेश्चन इस पेज का कि वायु में गमन कर रही है दोस्तों। वायु मतलब ऐसे डायग्राम बनाते हैं, वायु को फिगर में ऐसे बिंदुवत दर्शाया जाता है और जल को ऐसे दोस्तों, ये हमारा जल हो गया। अब यहाँ पे अगर प्रकाशीय किरण वायु से जल में जाएगा तो हम जानते हैं कि अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा ऐसे। ये आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण क्या हो गया, R हो गया। तो वायु से जल में जा रहा है तो हम जानते हैं विरल से सघन में जाएगा, क्योंकि वायु विरल है, जल सघन। ठीक है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है दोस्तों, वायु का अपवर्तन 1.008 होता है। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा रहता है वो सघन होता है। तो प्रकाशीय किरण वायु से जल में जा रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, ये विरल से सघन में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपवर्तनांक से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपर्तनांक वाले कांच में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल दिया। देखिए दोस्तों, वायु से कांच में जा रहा है प्रकाश, वायु से कांच में, ऊपर वायु नीचे में क्या ले लिया, कांच ले लिया। तो चलिए वायु से कांच में जाएगा, सीधी सी बात है, विरल से सघन में जा रहा है तब अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। चलिए आपको यन दिया है 1.50, ये यन जानते हैं दोस्तों, ANG है। ग्लास का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है और आपका हवा में प्रकाश की चाल c दिया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और v ग्लास में प्रकाश की चाल आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि यन बराबर क्या होता है दोस्तों, c/v या v बराबर c/n दोस्तों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। c की वैल्यू में पता है 3×10⁸ और n की वैल्यू 1.5, ये 1.5 है, ये 3 है, 1.5 गुना 3 दोस्तों, ये 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही वायु में, यानी वायु से जो किरण जो है जल में जा रही है, नहीं सॉरी कांच में जो जा रही है, कांच में इसका चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये आपका पेज नंबर 194 के दूसरे क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि सारणी 10.3 में
अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, आपके बुक में सारणी बना करके दिया हुआ है, 10.3 सारणी है, उसमें आप देख लेंगे। उस सारणी की बात करें तो उसमें सबसे कम अपवर्तनांक, सारणी की बात करें तो वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है दोस्तों, वो होता है 1.008। ठीक है, और आपके सारणी में क्राउन कांच, क्राउन या फ्लिंट कांच ऐसे दिया है, क्राउन कांच दिया है, क्राउन कांच दोस्तों, क्राउन कांच का 1.55 क्या दिया है, 1.52 दिया है दोस्तों। चलिए, तो इस सारणी की बात, सारणी के अनुसार दोस्तों, कहा सारणी देख के बताइए, तो सारणी में सबसे कम वायु का है, सबसे ज्यादा क्या है, कांच का है। मगर दोस्तों आप जान लीजिए सबसे ज्यादा जो है अपवर्तनांक हीरे का होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2.52 या 2.44, 2.54 और प्रकाशन वाले बता देते हैं, आप याद रखिए 2.5 या 2.5 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो सारणी में देखा जाए जो क्वेश्चन का है, तो सबसे कम अपवर्तनांक, तो याद भी रखिए सबसे कम अपवर्तनांक जो है हवा का होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक अभी तक जो ज्ञात है वो हीरे का होता है, 2.52 या 2.54। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था 194 पेज का, उसका आंसर यही हुआ कि सारणी से हम ये जानते हैं या देखते हैं या पता चलता है कि सबसे कम अपवर्तनांक हवा का है 1.008 और सबसे ज्यादा सारणी के अनुसार क्राउन कांच का है दोस्तों, जबकि उपलब्ध, प्रकृति में उपलब्ध जो है अभी तक हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, हीरे का अपवर्तनांक उसको सारणी में नहीं दिया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों है 4, कह रहा है कि आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिया जाए तो इनमें किसमें प्रकाश की सबसे तीव्र गति होगी बताइए। चलिए, केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दोस्तों, केरोसिन, तारपीन और जल, जल का अपवर्तनांक दोस्तों 1.33। केरोसिन का अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों, वो आपको बता दें कि केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है और तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47, 1.44। तो याद रखिए आप, इसका ट्रिक यही है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम रहता है उसमें ज्यादा हो जाती है दोस्तों। तो आपको 3 माध्यम दिया है, केरोसिन, तारपीन का तेल और जल। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक क्या है, तारपीन के तेल का, यानी इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। उसके बाद क्या होगा, केरोसिन, उसमें क्या होगा, यानी तारपीन के तेल से ज्यादा होगा और जल से कम होगा। और सबसे कम अपवर्तनांक क्या है, जल का, तो जल का अपवर्तनांक सबसे कम है दोस्तों, इसलिए इसमें जो है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी। आप फार्मूले से भी समझ सकते हैं दोस्तों, n बराबर c/b, यानी n समानुपाते 1/b या b समानुपाते 1/n। इसका मतलब कि माध्यम में जो चाल होती है अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। ठीक है, तो माध्यम के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें चाल कम होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा दोस्तों उसमें उसका चाल ज्यादा होगा। तो इस सारणी से या जो क्वेश्चन दिया है हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक तारपीन के तेल का है, अतः तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी और सबसे कम अपवर्तनांक जल का है, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा इन तीनों माध्यमों की तुलना में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 194 का क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.54 है, तो आप इससे क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब यानी आपसे कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा है कि क्या आप वास्तव में अपवर्तनांक का मतलब समझते हो कि रटे हो। तो हीरे का अपवर्तनांक दोस्तों n बराबर 2.54, अभी मैं चर्चा भी किया। तो क्या होता है, n बराबर c/b दोस्तों, या b बराबर क्या हो जाएगा, c/n, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, b यहाँ आ गया, n यहाँ आ गया। फिर आप दोस्तों वैल्यू रख देते हैं। इसी चीज को जरा मैं अलग कर दूं, ये तो क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, एक में वायु में प्रकाश की चाल बटे 2.54, यानी इसका मतलब क्या अपवर्तनांक का मतलब कि हीरे का अपवर्तनांक 2.54 का मतलब ये हुआ
कि हीरे में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की कौन सा भाग होगा? 2.54वां भाग होगा। कौन सा भाग होगा? 2.54वां भाग होगा। अपवर्तनांक का किसी भी चीज के अपवर्तनांक का मतलब ये हुआ, जैसे सपोज करिए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 3 है, इसका वास्तव मतलब ये हुआ कि जब भी प्रकाशीय किरण इस माध्यम में प्रवेश करेगा उसमें उसकी जो चाल होगी, हवा में प्रकाश की चाल की तीसरी भाग या 1/3वां भाग हो जाएगा या तिहाई भाग रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मतलब यही होता है। हीरे का कहा है तो आप कहेंगे कि हीरे का अपवर्तनांक 2.54 का तात्पर्य ये है कि हीरे में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की 2.54वां भाग रहेगी। यही इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए यही क्या तक है, हमारा सफर रहा आप लोगों के साथ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे मैटर के साथ आऊँगा और आपको और अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, अगर आपको लगता है कि यहाँ और बच्चे हमारे और साथियों के लिए उपयोगी है, तो आप इसे उन्हें तक पहुँचाइए, उन्हें शेयर करिए।